क्या आपका जेईई मेन फेब अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया? करने की कोई बात नहीं है, अभी हमारे पास बचे हुए हैं 3 और अटेम्प्ट। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एटीवी स्टार लेकर आ रहा है आरबीसी 3.0 बैच, तो इसको जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करें एंड फॉर मोर डिटेल्स कॉल अस नाउ। Sit down, be seated. गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम रोशन कुकरेजा है और मैं आपको कोशिश करूंगा फिजिकल पढ़ाने की। माइक चालू नहीं है, आवाज़ नहीं आ रही, रुको। अब ठीक है? मेरी आवाज़ आ रही है? वैसे आ रही है? बस ठीक है, वैसे पढ़ने से मतलब है अपने को। ठीक है, तो अपन कोशिश करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने की। और कैसा लग रहा है यहाँ पे? फर्स्ट डे को ही एक्सपीरियंस पता करते हैं, फिर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे अपन। कैसा रहा है यहाँ पे सुबह से? मज़ा आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ईमानदारी वाला आंसर दो। मेरे को पहली बार देखा, आदत पड़ जाएगी। चलो बढ़िया बढ़िया। आपको सीपीपी मिला हुआ होगा, है ना? और अपना जो इस बार का जेईई का एग्जाम हुआ था, ठीक है, एनालिसिस अगर उसका किया जाए तो एनालिसिस बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। उससे भी सिंपल पेपर था अपना। तो जो भी अपने अटेम्प्ट्स हुए, ठीक है, 24th का हुआ, 25th का हुआ, 26th का हुआ, ठीक है, आवाज आ तो रही है ना? तो जो भी अपना हुआ वो पेपर बहुत इजी था और क्वेश्चंस भी इजी थे, अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो, है ना। तो ओवरऑल केमिस्ट्री भी इजी ही था। और फिजिकल में जैसे अपन सोचते हैं कि न्यूमेरिकल कहीं से भी कुछ भी उठा के चीज़ों को जोड़ के तोड़ के पूछ लेगा, वैसा कुछ भी नहीं था। बेसिक सा अगर अपन को फॉर्मूला या थोड़ा बहुत सिंपल लॉजिक चैप्टर में, इसमें अपन करते क्या है फिजिकल में, बेसिकली कॉन्सेप्ट लिया और उस पर बेस्ड अपन ने क्वेश्चन न्यूमेरिकल याद किया, सॉरी फॉर्मूला याद किया, न्यूमेरिकल सॉल्व किया, आंसर निकाला, ठीक है। तो इसी तरह का कुछ पेपर आया था और इसी तरह के क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो इसमें अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो रिएक्शन वाला है, I2 प्लस H2O2 प्लस 2OH माइनस गिव्स 2I माइनस प्लस 2H2O प्लस O2, है ना। क्या था? I2 प्लस H2O2 I2 प्लस H2O2 प्लस 2OH माइनस gives 2I minus plus 2H2O ठीक है। और दूसरी रिएक्शन थी H2O2 प्लस HOCl H2O2 प्लस HOCl gives Cl minus ये H3O माइनस लिखा हुआ है, माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, प्लस O2, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बेसिकली रिएक्शन का है और क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि H2O2 का रोल क्या है यहाँ पे, ठीक है। जनरली ये क्वेश्चन आप, अगर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी किए होंगे, डीपीपी जो भी आपने पढ़ा होगा, जो भी कंटेंट आपने स्टडी किया होगा, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है जनरली H2O2 का रोल। क्योंकि H2O2 आपको पता है किस तरह एक्ट करता है, कोई बता सकता है? थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। तो ये दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। और उसकी बात, कमाल की बात क्या है कि O है जो यहाँ पर, वो क्या बनाता है? पेरोक्सी, -1 में रहता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो वो अपने को बढ़ा भी सकता है, ठीक है, और अपने को घटा भी सकता है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेसिकली दोगला कैरेक्टर है इसका, दो रोल प्ले करता है ये, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो वो स्पीसीज जो खुद को क्या करे, ठीक है। जनरली अपन जब क्वेश्चन अप्रोच करते हैं तो बाय डेफिनेशन जाते हैं अपन, है ना, कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स। लेकिन अपन क्या करें, हम उसके रोल को देखें जिस पे उसका नाम है। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर बोल दिया तो खुद क्या कर रहा है,
रिड्यूस, ठीक है। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि रिडॉक्स अकेले ऑक्सीडेशन या रिडक्शन से हो जाए। क्या कभी ऐसा होता है या इस ब्रह्मांड में कभी ऐसा हुआ है कि अकेला कोई रिएक्शन, कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिना रिडक्शन के हो जाए? इज इट पॉसिबल? सोच लो, सोच बेटा सोच, दिमाग पे लगा जोर, फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ा दिमाग पे। होता है क्या? चलो हाल फिलहाल के लिए मान लेते हैं, आगे की जनरेशन कोई ऐसा नया फॉर्मूला निकाल दे तो अलग बात है। बाकी यहां पे अपने को इसके दोनों रोल पॉसिबल हैं। तो क्या देखेंगे? इसके बगल वाले का रोल देखेंगे। इसके बगल वाले का रोल क्या है? जज करने के लिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और इसका क्या किया इसने ऑक्सीडेशन नंबर को? डिक्रीज, रिड्यूस मत बोलो, रिड्यूस तो वो रिडक्शन वाला याद आ जाएगा फिर। क्वेश्चन को इस तरह समझो, इस तरह अप्रोच करो कि अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना हो तो समझ जाए, ठीक है ना। तो यहां पे O जो है, सॉरी I2 जो है वो 0 से किस में जा रहा है? तो ये जो -1 में गया इसने अपना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया। इसके ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज करने वाला कौन? H2O2 ने इसके साथ क्या किया? रिडक्शन। तो खुद के साथ क्या करेगा? यानी किस में गया होगा? -2 में, 0 में। अगर मैं सिर्फ इसको देखता तो मेरे पास ये भी एक संभावना थी और ये भी एक संभावना थी, ठीक है। तो दोनों पॉसिबल होता, क्योंकि ये दोनों काम करता है, डिस्प्रपोर्शनेट होता है। लेकिन इसके जो पड़ोसी का रोल था, क्योंकि I2 अकेला खुद I2 से I- में नहीं जा सकता, उसे I2 से I- में पहुंचाने के लिए किसी केमिकल स्पीसी की जरूरत है। तो वो काम किसने किया? हमारे प्यारे भाई H2O2 ने। तो इसने इसको क्या किया? I2 को क्या किया? रिड्यूस किया। हेंस क्या कहलाया? रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? बढ़े आगे बढ़े। अब सेकंड रोल क्या है इसका? H2O2 गिव्स प्लस HOCl, ठीक है। Cl यहां पर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड कैसे करते हैं? इस स्पीसी में अगर मुझे ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करनी हो तो क्या फॉलो करूंगा? HOCl है, मैंने क्या कहा कि बगल वाले को पकड़ो। मतलब ये क्वेश्चन इजी है, अपन इस पे क्यों डिस्कस करें? क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन कभी आ जाए एग्जाम में तो हम कैसे अप्रोच करेंगे, हमारी थिंकिंग कहां जानी चाहिए, किस डायरेक्शन में जानी चाहिए। अपने दिमाग में एग्जाम के टाइम पे 100 चीजें चलती हैं, राइट। अपन बहुत सारी चीजें देखते हैं, घर वाले क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, दोस्त यार क्या कहेंगे, सखियां क्या कहेंगी, सखे क्या कहेंगे, ठीक है। तो उसका ध्यान देते हुए, बाकी चीजों को भी ध्यान में रखते हुए ये देखो कि क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए, ठीक है, तो जो स्पीसी जिसके बारे में पूछा हुआ है कि रोल उसका ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट है, तो उसके बगल वाला स्पीसी पकड़ो। तो HOCl में हमको यहां पे क्या देखना है? ऑक्सीडेशन नंबर का असाइनमेंट देखना है। देखो सबसे पहले तो फ्लोरीन जो होता है अपना, वो किसी के साथ भी या तो आइसोलेटेड में रहे तो फिर तो अपन बात करेंगे नहीं, ठीक है, वहां तो सबका 0 होगा। लेकिन अगर किसी के साथ भी बॉन्ड बनाता है वो, तो ऑलवेज इट इज वाई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। उससे क्या देगा? नहीं, मतलब निहायत ही कंजूस है, ठीक है। आने के लिए ऑलवेज ओके, देने के लिए नॉट अ गुड गाय टू इंटरेक्ट। तो यहां पे अपन क्या बोल रहे हैं कि ऐसे ही कुछ और स्पीसीज भी होती हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर अपन जनरली फिक्स कर देते हैं। मेटल के साथ हाइड्रोजन है तो -1 पे आएगा हाइड्रोजन, अदरवाइज तो ये हो गया सबसे पहला +1, ठीक है। फिर अगर मैं बोलूं O और Cl, O और Cl कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ठीक है ना, तो O पे क्या, तो बचा हुआ Cl पे कितना आ गया? मतलब ये आता है ना आपको निकालने, ये किस पे गया? क्या हुआ इसका? Cl का हुआ या HOCl का हुआ? एक और गलती हम यहां पे करते हैं कि इधर H+ का देखा, इधर O- का देखा, उधर नहीं देखा। दोनों स्पीसीज को देखो, है ना। कुछ क्वेश्चंस अगर आपने देखे हो तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि एक ही स्पीसी के अंदर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ तो डिस्प्रपोर्शनेशन, और एक ही स्पीसी में अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ तो
इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। समझे? मेरी बात समझ में आ रही, मैं क्या बोल रहा हूं? कि जैसे अपन ने HOCl को जज किया, अपन ने सिंपली बोल दिया Cl यहां पर चेंज हो रहा है, राइट? और सही है, Cl ही चेंज हो रहा है और कोई चेंज नहीं हो रहा है। बट ये अपन ने क्या कर दिया? जल्दबाजी, है ना? ये क्वेश्चन का आपको पता होगा आंसर, बिल्कुल पता होगा, लेकिन अपन इस कॉन्सेप्ट में घुसे तो मैंने ऑक्सीजन को -2 जब दिया, हाइड्रोजन को +1 जब दिया, तो मेरा कर्तव्य क्या बनता है? मैं प्रोडक्ट साइड पे भी थोड़ा सा नजर दौड़ाऊं। मुझे यहां पे क्या देखना है कि H जो है क्या +1 से +1 ही गया है, राइट? +1 ही गया है, लेकिन जरूरी है कि हमेशा +1 से +1 ही जाए? इट माइट चेंज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल, राइट? यहां पे H जो है, यहां भी +1 है, यहां भी +1 है, कोई काम ही नहीं है इसका, है ना? ऑक्सीजन -2 है, इधर भी इट इज -2 एंड इधर 0। अब किसका वाला है ये? किस स्पीसी का है ये? H2O2 का भी तो हो सकता है। अब देखो, अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन का वन ऑफ द पार्टिसिपेंट है तो इसको भी कुछ ना कुछ चेंज करना होगा। पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन इजी है, लेकिन क्या क्या पॉसिबिलिटी अराइज हो सकती है? ये वाला -2 में है, ये वाला इधर -2 में है, हटाओ उसको। ये किस में है? 0 में है। ये यहां पे +1 में है, +1 में हटाओ। तो ये -2 से 0 गया है या ये -1 से 0 गया है? इस -2 से ये 0 गया है। अगर ये -2 से 0 गया है तो क्या हुआ इसका? और अगर ये +1 से -1 गया है तो इसका, तो ये कहां जाएगा? भैया ये ध्वनि यंत्र बंद करें, है ना? क्या होता है? चलो छोड़ो, बाद में बात करेंगे। यहां पे H2O2 -1 से किस में जाएगा? अगर ये -2 से 0 गया है तो इसका ऑक्सीजन किस में गया है? -2 H3O+। ये यहां पे किस तरह एक्ट करेगा? एज अ मीडियम एक्ट करेगा क्या? याद करो, जब अपन कहते थे रिडॉक्स इन एसिडिक मीडियम एंड इन बेसिक मीडियम, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि आपका जब एसिडिक मीडियम है तो सिस्टम में आपके पास H+ है, सिस्टम में आपके पास OH- है, और वो क्या कभी भी आइसोलेटेड स्टेट में मिलते हैं? किसी सॉल्यूशन में ही मिलते हैं या मोल्टन स्टेट में मिलेगा? समझ में आ रही है बात? तो आपको वो किस में मिलेगा? एज अ मीडियम के फॉर्म में मिलेगा। तो व्हाट वील डू, वील कीप एन आई ऑन दिस -1 एंड वील कीप एन आई ऑन दिस Cl+1। तो Cl+1 से किस में गया? -1 में, हेंस रिडक्शन। देयरफॉर दिस गोज फॉर, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा एजेंट होता है? समझ में आया? क्वेश्चन इजी था, लेकिन क्वेश्चन को हर एंगल से देखो, सोचो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करता है तो उसके माइंड में एक चीज आती है कि मुझे क्वेश्चन तो इजी रखना है, लेकिन कुछ ऐसा बीच में राखी सावंत फैक्टर डालना है, ठीक है, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि यार क्या है ये, मतलब ये नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक तो नहीं है इंसान का, जो मनुष्य का, जीवों का एक नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक होता है। हाँ बेटा, तो बेटा उनको आगरा में इसीलिए तो खोले गए संस्थान, कुछ देश में कुछ संस्थान ऐसे खोले गए हैं, जैसे जेल हो गया, पागलखाना हो गया। आगरा में देखो, पता है वाह यार, मेरे को भी पता है, अभी परसों ही वहां से डिस्चार्ज हुआ हूं, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। यार बता दो यार, मेरे को उसमें समझ नहीं आ रहा, कोई बताएगा क्या? कोई प्रकाश डालेगा इस पे? पहला हो गया? पहला हो गया ना। दोनों में क्या रूल है इसका? क्या रोल है? H2O2 एज एक्टिंग एज रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ द रिएक्शन। दोनों में क्या है? आरए की तरह काम करेगा। क्लियर? आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? log x/m और log p के बीच का ग्राफ है, जस्टिफाई करना है कि उसमें स्लोप क्या है। यही है ना क्वेश्चन, द स्लोप। कोई बताएगा, मेरी हेल्प करेगा यहां पे? Anybody? Somebody? Nobody?
चलो, log x by m और log p का ग्राफ है। फ्रूनलिच आइसोथर्म आपने नाम सुना होगा, ठीक है, उसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। भगवान की दया से सरफेस केमिस्ट्री में एक ही मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है, बाकी सारी वो थ्योरी है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है बायो में डाल देना चाहिए उसको फिजिकल केमिस्ट्री में क्यों डाला है, चलो वो बात का विषय है। x बाय m इक्वल टू k p की पावर 1 बाय n। फ्रूनलिच ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी जिसको अपन आइसोथर्म इक्वेशन बोलते हैं। आइसोथर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर कर्व्स, राइट, ये मीनिंग हुआ उसका। तो यहां पे जो m है और यहां पे जो x है, ये क्या डिनोट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या क्या? मास ऑफ वेट। कौन सा? ऊपर वाला, नीचे वाला? और बेंट एडसॉर्बेट क्या होता है? जो और जो जिसमें होता है। समझ में आ रही बात? P क्या है यहाँ पे? N क्या है? स्लोप या रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप? रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ लाइन। आसान भाषा में समझा यार। अंग्रेजी की हिंदी थोड़ी बोल रहा हूं देर से। चलो, अपने को ग्राफ किसका दिया हुआ है? अपन क्वेश्चन पे आए। ग्राफ किसका दिया हुआ है? log x बाय m और log p का। तो करना क्या है? log x बाय m चाहिए तो दोनों तरफ क्या ले लें अपन? log ले लेते हैं। तो log x बाय m इज इक्वल टू log ऑफ k p की पावर 1 बाय n, है ना। log का प्रॉपर्टी होता है ना log a इंटू बी, log a प्लस log b। तो व्हाट विल डू? log ऑफ k प्लस log ऑफ p 1 बाय n, ठीक है। पावर में 1 बाय n आ जाएगा, जो यहां पे आके मल्टीप्लाई 1 बाय n हो गया। ये कितना हो गया? log ऑफ x बाय m, ठीक है ना। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका? स्ट्रेट लाइन। कहां से? ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। क्यों? log के इंटरसेप्ट है ना, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेट लाइन आएगा, राइट। इसमें कोई डाउट किसी को? तो स्लोप क्या हो गया? ये अपना y हो गया, ये अपना c हो गया, और ये क्या हो गया? x हो गया, और ये अपना m हो गया, है ना। तो y इक्वल टू mx प्लस सी बनाए। इसमें स्लोप की वैल्यू क्या है? 1 बाय n। चलो, यहां पे n की वैल्यू क्या होती है? कहां से कहां तक होती है? 0 होती है क्या? 0 नहीं होती, 0 से ज्यादा होती है। 1 से जनरली 1 से कम होती है। तो अपन कहते हैं ये अपना ठीक है। ये क्या बताता है बेसिकली? अगर मैं इसका ओरिजिनल वाला ग्राफ देखूं, ऐसा होता है x बाय m और p के बीच। हायर प्रेशर पे आके सैचुरेट क्यों हो जाता है ये? कोई बता सकता है? वो तो क्वेश्चन तो हो गया अपना, है ना, क्वेश्चन तो अपना हो गया, जिस पे अपना एड्सॉर्प्शन अपन करवाते हैं, कैरी आउट कराते हैं। जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाते हो तो क्या होता है? प्रेशर बढ़ाते जाते हो तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स कवर होने की कोशिश करते हैं इनिशियली। क्या बात कर रहा हूं मैं? इनिशियली। अब ये जो एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना है, ठीक है, ये लेयर्ड डिपेंडेंट है कि आपने पहले प्रेशर को इंक्रीज किया। कहां गया? ये रहा। प्रेशर को इंक्रीज किया तो इट विल राइज टू अ सर्टेन पॉइंट वेयर इंक्रीजिंग प्रेशर वोंट कॉज एनी एड्सॉर्प्शन, ठीक है। यहां पे आगे क्या हो जाएगा? ये सैचुरेट हो जाएगा। इसका मतलब इसके आगे एड्सॉर्प्शन नहीं होगा, है ना। और वो फिजिकली जो उसने बताया, ये जो सरफेस है उस पर जब आप ऑलरेडी करवा चुके हो, आप प्रेशर पहले बढ़ा के आपने उसको एड्सॉर्प्शन करवा दिया, तो वो जो लेयर है वो ब्लॉक करेगी, आगे आने वाले पार्टिकल्स को क्या करेगी? ब्लॉक करेगी। डिफेंस मैकेनिज्म एक तरीके का वहां पे एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। उसको हटाओगे फिर आप करोगे तो बढ़ जाएगा, ठीक है, बट उसको हटाना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। तो उसी सिस्टम के लिए, वो एक एड्सॉर्बेट सिस्टम के लिए आप प्रेशर बढ़ा रहे हो इनिशियली, तो इट विल राइज टू अ सर्टेन लेवल वेयर इट विल अचीव निर्वाणा। इसके बाद वो प्रेशर इंक्रीज करने के बाद भी उसमें एड्सॉर्प्शन का आपको कोई
क्या बोलते हैं, दिखेगा नहीं आपको, एड्सॉर्प्शन फर्दर होता हुआ नहीं दिखेगा। ये बात समझ में आ रही सबको? एंड दिस एक्सप्लेन्स द ग्राफ ऑल्सो, राइट? आगे बढ़े। इसमें डाउट किसी को? सेकंड क्वेश्चन में, फर्स्ट में किसी को डाउट आ रहा है? मजा आ रहा है? थर्ड क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है ना? क्या है थर्ड क्वेश्चन में? कोई एक्सप्लेन करो मेरे को क्वेश्चन यार। हाँ बेटा, n बेसिकली एक तरीका करेक्शन फैक्टर मान ले, ठीक है? ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताऊं, जब भी कोई मैथमेटिशियन कोई मैथमेटिकल इक्वेशन देता है, ठीक है, जो भी आपने फॉर्मूलेस पढ़े हैं ना फिजिकल केमिस्ट्री में, जैसे बोर मॉडल का भी अगर कोई फॉर्मूला है, ठीक है, रेडियस का, वेलोसिटी का, एनर्जी का, ठीक है, आपके मोल में भी कोई इक्वेशंस अगर हैं, ठीक है, मोल तो एक्सपेरिमेंटल साइंस है पूरी, उसको साइड में कर दो, है ना? आपके जो भी फॉर्मूलाज बनते हैं पूरी केमिस्ट्री में, पूरी फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, जो भी कोई फॉर्मूला बनता है तो वो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होता है। जैसे अगर मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं कोई बात कहता हूँ तो मुझे मेरी बात मनवाने के लिए प्रूफ देना होगा। एंड दिस इज नॉट जस्ट अ थियोरेटिकल प्रूफ कि मैंने तुझे बोल दिया कि इंडिया की राजधानी जापान है, तो आई नीड टू प्रूव समथिंग टू यू टू गेट योर, तेरा मतलब अप्रूवल लेने के लिए मुझे तुझे कुछ प्रूफ करना पड़ेगा, है ना? तो जनरली मैथमेटिशियंस जो होते हैं वो इक्वेशंस प्रोवाइड कराते हैं, उस इक्वेशन से जस्टिफिकेशन होता है। जैसे E इक्वल टू एच न्यू होता है, तो जो प्लैंक कांस्टेंट है ये कैसे आया था? एक्सपेरिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी का एनर्जी का रिलेशन देखा, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो वहां से कांस्टेंट डिराइव होता है, समझ रहे हो? तो इस वजह से हम कहते हैं कि कोई कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट वहां से आता है, कोई नंबर अगर डिराइव होता है तो वो वहां से आता है, ठीक है? पूरी डिटेल स्टडी होती है, पूरी थीसिस होती है इसकी, थीसिस में अपन को जाना है नहीं। जनरली इसको करेक्शन फैक्टर भी बोला जाता है कहीं कहीं, ठीक है? क्लियर? आगे बढ़े। थर्ड क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी N इंटू वी, फ्रीक्वेंसी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन दिया हुआ है, क्या रिप्रेजेंट करता है? A B C D, इसमें से कुछ करेक्ट हैं, कुछ इनकरेक्ट हैं, हमें करेक्ट वाले बताने हैं, या अगर ऑप्शन में बोल रहा है इनकरेक्ट बताओ तो उनमें से कौन से करेक्ट हैं, कौन से इनकरेक्ट हैं। सबसे पहला काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और अगर एनर्जी इन एन ऑर्बिट की मैं बात करूं तो क्या उनकी डिपेंडेंसी Z और N पे एक जैसी है? कितने लोग कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी की डिपेंडेंसी जो है Z और N पे वो एक जैसी है? मतलब मेरा क्वेश्चन समझ गए आप कि जिस तरह Z के चेंज होने पे काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, उसी तरह Z के चेंज होने पे टोटल एनर्जी भी चेंज होती है। कितने लोग हाँ बोल रहे हैं? सब गधे, सब बेवकूफ। सोचो, नेगेटिव का एक उसमें रिलेशन होता है ना, जो टोटल एनर्जी होती है, ठीक है ना, टोटल एनर्जी क्या होती है? डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं -13.6 इंटू Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर। मैग्नीट्यूड वर्ड नहीं बोला मैंने, चीटिंग नहीं, जयकांत शिकरे मत बन। डिपेंडेंसी, सी इफ आई टेल यू दैट इफ यू इंक्रीज Z जो भी है उससे E में क्या वेरिएशन आएगा? अभी उस नेगेटिव वाले पे भी आएंगे। मैं तो ये मेरे सामने इक्वेशन लिखी हुई है, मुझे कुछ नहीं मालूम इसकी फिजिकल कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर मैं आपसे बोलूं सिंपली बाय लुकिंग एट दिस इक्वेशन, इफ यू इंक्रीज Z, what will be the impact on E? Decreases or increases? Magnitude increases but otherwise E decreases. Z बढ़ेगा तो E क्या होगा? कम होगा मैथमेटिकली। N बढ़ेगा तो E, N बढ़ेगा तो E बढ़ेगा, है ना? अगर मैं यहां पे लिखूं KE 13.6 इंटू Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर, रिलेशन उल्टा हो गया। मतलब जो अपन सोच रहे हैं इक्वेशन को देख के वो कॉन्सेप्ट बदल गया, ठीक है? बट अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन की बात करूं तो ये माइनस साइन बेसिकली अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। दो सिमिलर चार्जेस अगर एक r डिस्टेंस पर हैं, सिमिलर है ना, सिमिलर चार्जेस की बात कर रहा हूं, इट कैन बी पॉजिटिव पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव नेगेटिव, है ना? तो ये अगर r डिस्टेंस पे हैं तो इनके दूर रहने पे इनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है या पास आने पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? पास आने पे। बेसिकली होता क्या है, पास आते ही इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होने लगती है। बेसिकली ये पास आ रहे हैं मतलब इनके बीच में मोशन हो रहा है ना? तो अगर ये पास आ रहे हैं तो क्योंकि रिपल्शन है इनके बीच में,
है ना, रिपल्शन है तो ये क्या करेंगे, इनकी नेचर क्या है, प्रकृति क्या है इनकी, दूर भागना या पास आना, दूर भागना इनकी नेचर है ना। तो ये जब पास आएंगे तो ये दूर भागेंगे, कहने का मतलब है जब मैं इनको पास लाने की कोशिश करूंगा तो ये क्या करेंगे, ये दूर भागने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। तो उस सेंस में क्या बोल सकते हैं कि जब ये दूर भागने की कोशिश करेंगे तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे, कम करेंगे या बढ़ाएंगे। मैं इसको इधर से कह रहा हूं तू इधर आ, मैं उसको उधर से कह रहा हूं तू इधर आ, ये दोनों कहेंगे नहीं मैं तो दूर जाऊंगा, मुझे वो पसंद नहीं है। तो ये दूर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये बहुत शिद्दत से दूर जाएंगे, समझ रहे हो, कि ये दूर जाने की कोशिश करेंगे तो ये एकदम से दूर जाएंगे, मतलब ये अपनी एक्सेलरेशन करके दूर भागेंगे। मतलब जितनी शिद्दत से तुम इसको पास लेके आए हो ना, ये उसकी डबल शिद्दत से दूर भाग जाएंगे। इस बात को समझ रहे हो कि जब अपन उनको लाइक चार्जेस को पास में लेकर आएंगे, देयर रिपल्शन विल इंक्रीज, जितना पास में आप लेकर आओगे उनको, आप जितना क्लोज लेकर आओगे उनके बीच का रिपल्शन उतना ही डोमिनेट करता जाएगा, तो उनका रिपल्शन बढ़ता जाएगा, तो वो बहुत तेजी से दूर भागने की कोशिश करेंगे। देयर बाय दे विल एक्सेलरेट, एक्सेलरेट करके पीछे जाएंगे। एक्सेलरेट करेंगे तो क्या होगा, ये चीज बढ़ेगी, ये चीज बढ़ेगी, तो ये चीज बढ़ेगी, एम बढ़ेगा ना, लपड़ बढ़ेगी खींच के, ये एम नहीं बढ़ेगा, क्या बढ़ जाएगा, ये पूरा फैक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों बढ़ रहा है, वी बढ़ रहा है, वी बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है ना, टोटल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो पी के साथ क्या होगा, ठीक है, तो ये पास आ रहे हैं तो इनका पी बढ़ रहा है और दूर जा रहे हैं तो इनका पी घट रहा है। ठीक है, तो क्या है, जब ये चार्ज पार्टिकल पास में है तो इनके पास आने पे इनका पी बढ़ गया। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करूं, जो कि एक एटम का केस है, उसमें क्या होगा, पास आने पे पी कम हो गया, पास आने पे पी कम हो गया, ठीक है, और दूर जाने पे पी बढ़ गया। इसलिए जब अपन बोर का मॉडल देखते हैं तो उसमें क्या होता है, ये मेरा न्यूक्लियस, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये फलाना जो भी आगे होगा, तो ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल, क्या होता है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, उसको यहां जाना है, ठीक है, ये यहां चला गया, ठीक है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, तो ये जिस पोटेंशियल एनर्जी से इस पर्टिकुलर शेल के अंदर रहा होगा, क्योंकि ये इसको खींच ना ले, उसके एवज में ये क्या करता है, अगर ये इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, तो ये इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है तो नेचर क्या चाहेगी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके स्वाहा, समझ रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस में समा जाएगा, है ना, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसे कंपनसेट करने के लिए ये घूमता है, और घूमता है तो कौन सा लगाता है फोर्स, समझ में आ रही बात। तो इसीलिए इस पोटेंशियल एनर्जी से न्यूक्लियस इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, और कहां गया अपना काइनेटिक एनर्जी होता है ना एक, इस काइनेटिक एनर्जी से ये घूम रहा है, इससे ये अंदर आना चाह रहा है, और इस काइनेटिक एनर्जी से ये अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है। दोनों की टोटल एनर्जी समझ में आया। तो ये नेगेटिव क्या डिनोट कर रहा है, बंधा हुआ है उसके साथ, है ना। दिस इज इन अ सेंस टेल्स यू दैट इलेक्ट्रॉन इज इन पेरिफेरी ऑफ एटम। ठीक है, इतनी एनर्जी से दोनों के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन्ड है ना। ये डिस्टेंस जब इनफाइनाइट हो जाए, मतलब ये डिस्टेंस जब इनफाइनाइट हो जाए तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, यहां से 0, और वहां पे क्या इलेक्ट्रॉन एटम का हिस्सा है, नहीं है ना, किसका हिस्सा हो गया
वो जिस भी एटम का, जिस भी एलिमेंट का या जिस भी स्पीसी का एटम रहा होगा उसकी सरफेस पे आ गया, ठीक है। फिर वहां से अगर आपने और एनर्जी दे दी तो वो काइनेटिक एनर्जी से मूव करने लग जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें भी फोटो इलेक्ट्रिक मटीरियल लेना होता है। चलो ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन पे। जो टोटल एनर्जी का इक्वेशन है कितना है, -13.6 इंटू z² बाय n²। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 13.6 इंटू z² बाय n²। क्या दे रखा है प्रोपोर्शनैलिटी में, z² बाय n², मतलब करेक्ट है, ठीक है। हाँ बेटा बोलना बेटा, अरे बोलना है। अरे यार नाराज हो गया तू तो यार। अच्छा हमारा बात नहीं कर रहे थे, किसका बात कर रहे थे? अच्छा अभी भी ना, अच्छा ठीक है, चल ठीक है बेटा। मैं सलमान खान नहीं हूँ, मैं शाहरुख खान नहीं हूँ, तुम्हें लगता हूँ तो अलग बात है, बस वही है ना। वी आर नॉट एंटरटेनर्स। हाँ बेटा, नहीं एक्सेलरेट नहीं करता है कांस्टेंट एनर्जी से। किसकी? हाँ तो वो बेटा एक कॉन्सेप्ट दिया था प्लैंक ने कि जो आपका जो एनर्जी होता है, ठीक है, रेडिएशन वाला, एमिट वाला, एब्जॉर्ब वाला, जिस भी तरह का एनर्जी होता है, ठीक है, वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, अगर इलेक्ट्रॉन का किसी ऑर्बिट में कुछ एनर्जी है तो वो एक डिफरेंट एनर्जी लेवल के बराबर या तो एनर्जी एमिट कर सकता है या एब्जॉर्ब कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पार्टिकल बोल सकते हैं क्योंकि पता है आपको वेव मैकेनिकल मॉडल के बाद पार्टिकल और वेव एक ही हो गया है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कोई पार्टिकल जिसको 10 जूल एनर्जी ट्रांसमिट करनी है और उसके पास मिनिमम अवेलेबल पैकेट 1 जूल का है, तो मैक्सिमम कितने पैकेट्स ट्रैवल कर सकते हैं? अगर 10 जूल का एनर्जी ट्रांसमिट होना हो, बीट एब्जॉर्प्शन बीट एमिशन, तो 1 जूल का एक मिनिमम पैकेट है उसके पास जो उसकी पॉकेट साइज है वो 1 जूल की है। तो ऐसे कितने पैकेट्स ट्रैवल कर सकते हैं? 10, मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं। मिनिमम ये भी हो सकता है कि 2 जूल का अगर है तो 5 पैकेट्स हो जाएंगे। 3 जूल का है तो कितने पैकेट्स? 3 जूल का अगर एक पैकेट है, 10 जूल एनर्जी ट्रांसमिट करनी है तो कितने पैकेट्स? हाँ 3.33 पैकेट्स, बट 3.33 इज नॉट परमिसिबल, यानी कि 3 जूल का एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अगर 10 जूल का टोटल एनर्जी ट्रांसमिट होना है। ये बोर मॉडल पे कैसे एप्लीकेबल होता है देख, ये अगर इसका एक सर्टेन एनर्जी होगा, है ना, ठीक है, इसका एक सर्टेन एनर्जी होगा, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी स्टेट एग्जिस्टेंस में नहीं रख सकता, यानी इलेक्ट्रॉन की कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं हो सकती जो इन दोनों के बीच में अवेलेबल एनर्जी वैल्यूज हों। प्लैंक का जो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल था, वो क्वांटाइजेशन बेसिकली एंगुलर मोमेंटम विच इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स समझते हो ना, न्यूटन की फिजिक्स, तभी तो क्वांटम फिजिक्स आई। गड़बड़ हो रहा था सब एटॉमिक पार्टिकल्स या बोले एटॉमिक लेवल के पार्टिकल्स के लिए, तभी तो अपन क्वांटम फिजिक्स जनरेट किए भाई। क्लासिकल मैकेनिक्स की वन ऑफ द प्रॉपर्टी है ना मोमेंटम। फिजिक्स पढ़ी है ना? अरे यार मतलब अगला को सलमान खान चाहिए, आप लोग ऐसे देख रहे हो जैसे मैयत में आए हो। बेसिकली जो ये MVR है ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम। तो ये किसका कॉन्सेप्ट है? न्यूटन की फिजिक्स का है या फिर श्रोडिंजर की फिजिक्स का है? न्यूटन की फिजिक्स का है ना, जैसे क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। तो ये क्लासिकल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ये कैसे आया था? डिब्रॉय ने कुछ बोला था 2πr लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू h/mv, mvr इक्वल टू nh/2π। तो वहां से ये इक्वेशन जनरेट हुआ था। तो जो बोहर नहीं समझा पाया था वो यही समझा पाया था कि वन ऑफ द प्रॉपर्टी जो mvr है वो h/2π के ही फैक्टर्स में क्यों आ रही है, यानी कि या तो ऑर्बिट जिसकी एनर्जी जो भी रहे वो h/2π का 1 टाइम होगा या 2 टाइम होगा, यानी कोई भी एंगुलर मोमेंटम 1.5 टाइम्स h/2π की वैल्यू नहीं ले सकता। यानी कि अगर आप किसी एटम की स्टडी करना चाह रहे हो, ऑर्बिट्स की स्टडी करना चाह रहे हो, और किसी ऑर्बिट की स्टडी में आपका एंगुलर मोमेंटम 1.5 h/2π आ रहा है, तो या तो आपका इंस्ट्रूमेंट खराब है या आपका दिमाग खराब है। तो वो दिमाग खराब की कैटेगरी में आ गया ना।
तो ऐसा है बच्चों कि ये एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है। जैसे अपन को मटेरियल को एनालिसिस करना हो तो मोल कॉन्सेप्ट अपन पढ़ते हैं ना। अपन मोल में क्या सीखते हैं? मास निकालना, वॉल्यूम निकालना, प्रेशर निकालना, डेंसिटी निकालना। तो जब भी एनालिसिस होता है तो एक प्रॉपर्टी से मतलब अपन एनालिसिस नहीं कर सकते। फाइनल एनालिसिस, फाइनल रिजल्ट जो है वो कभी भी एक प्रॉपर्टी के जजमेंट से नहीं आता है। तो जैसे वो रेडियस निकाला, वो वेलोसिटी निकाला, वो एनर्जी निकाला, ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम भी निकाला, ऐसी 50 प्रॉपर्टी और निकाली होगी उसने, ठीक है ना। जब भी अपन किसी चीज का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज से हम दूसरी प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहां पे इसने एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइजेशन से कहा, जिससे ये चीज प्रूफ हो गई कि प्लैंक का क्वांटम थ्योरी इज राइट, है ना। तो प्लैंक का क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग ही उसने बोला कि ये जो एनर्जी है, बेसिकली इसको ऑर्बिट मत मान, है ना। कोई ऐसा रस्सी नहीं बंधी हुई है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक पाथ को फॉलो कर रहा है। ये यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रैवलिंग पाथ है, इमेजिनरी एक पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन घूम क्यों पा रहा है, या बेसिकली इसी पाथ में क्यों घूम पा रहा है? क्योंकि इसकी एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है। यहां भी घूमेगा इस एनर्जी से, यहां भी घूमेगा इस एनर्जी से, जो इस शेल की एनर्जी रही होगी, और वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। इनके बीच में कोई स्टेट परमिसिबल नहीं है। समझ में आ रही है? इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो डी एक्सेलरेट होके भी कंटिन्यूसली इस स्टेट में नहीं रह सकता, बिकॉज इट इज नॉट अलाउड। तो या तो वो 1 जूल का पैकेट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिट करेगा, या 2 जूल का पैकेट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिट करेगा, या 3 जूल का पैकेट ट्रांसफर करेगा। 2.5 जूल परमिसिबल नहीं है। तो 1 और 2 है, उसके बीच में कुछ नहीं है। तो वैसे ही इस एनर्जी और इस एनर्जी के बीच में कुछ परमिसिबल नहीं है। तो वो बेटा मैक्सवेल वाला कहानी वहां दी एंड हो जाता है, ठीक है। और उसके पोस्टुलेट्स दिए इसने, भाई साहब ने, बहुत ही शरीफ आदमी था बोर, है ना, काफी अच्छा था। कुछ लोग कहते हैं कि न्यूटन नहीं होता तो डिस्कवरी नहीं होती ग्रेविटी की, उससे भयानक आदमी होता तो कोई, सोचो, जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। ठीक है, चलो के ही प्रूफ हो गया। तो ए वाला तो सही है ना। अगर ए वाला सही है तो 3 और 4 गलत है, ठीक है ना। सेकंड वाला बी वाला, एन वी प्रोपोर्शनल जेड स्क्वायर, है ना। स्पेस बचाए, यहां पे देखते हैं। वी 2.188 इंटू 10 की पावर 6 जेड बाय एन। तो v इंटू एन क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल z हो जाएगा। क्या दिया हुआ है ऑप्शन में? क्या दिया हुआ है? तो ये गलत हो गया। फ्रीक्वेंसी कौन समझाएगा मेरे को? v/2πr। चलो कैसे? बेसिकली क्या बोलेंगे अपन? v सही बोला ये, v/2πr। ये अपना क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी हुआ। v क्या है? स्पीड इन 1 सेकेंड। स्पीड इन 1 सेकेंड, वो तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। डिस्टेंस इन 1 सेकेंड, राइट। स्पीड क्या होता है? v की बात कर रहे हैं बेटा, वेलोसिटी। डिस्टेंस इन 1 सेकेंड। भाई इसका पाथ कैसा है? सर्कुलर है। बेसिकली मैं 1 सेकेंड में कितना घूमा, वो मेरी स्पीड हो जाएगी। बेसिक क्या होता है? स्पीड का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड पर सेकेंड। ये क्लासिकल मैकेनिक्स का इक्वेशन है या फिर क्वांटम मैकेनिक्स का? क्लासिकल मैकेनिक्स का ये प्रॉपर्टी। तो ये डिस्टेंस कवर किया इसने, है ना। हर एक चक्कर का डिस्टेंस कितना? हर एक चक्कर का डिस्टेंस कितना? तो मैं डिवाइड कर दूं 2πr से, तो क्या आ जाएगी? समझ में आ गया ये बात? मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। नंबर की यूनिट क्या होती है? नंबर की यूनिट क्या होती है? नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। पर सेकंड में नंबर की यूनिट क्या होगी? पर सेकंड, ठीक है ना। तो वही यहां से फ्रीक्वेंसी हो गया। अब v क्या होता है? v की प्रोपोर्शनैलिटी लिख देते हैं डायरेक्ट। v प्रोपोर्शनल होता है z बाय n से, और 2π तो नंबर है, तो r किसके प्रोपोर्शनल होता है? n स्क्वायर बाय z। तो ये z ऊपर चला गया, z स्क्वायर बाय n क्यूब। दे रखा है क्या ऐसा कुछ? क्या दे रखा है? z क्यूब बाय n क्यूब, ठीक है। एक z से मिस हो गया, यानी ये गलत हो गया। ये रिलेशन, मतलब ये अपना सही है, ऑप्शन में गलत है ना। ऑप्शन में क्या है? गलत है। ये किसको समझ में नहीं आया? फ्रीक्वेंसी। एनीबडी? समबडी? नोबडी? चलो गुड। फोर्थ है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है?
K Q1 Q2, in this case single electron and a nucleus, R square. तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी देखी जाए तो E फिक्स है, K फिक्स है, तो ये क्या हो गया Z, R क्या है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई Z, तो प्रोपोर्शनल n स्क्वायर बाई Z का स्क्वायर, ठीक बा, कितना हुआ Z स्क्वायर, ऊपर गया Z क्यूब और नीचे n की पावर 4, सही है, यही दे रखा है, समझ में आया? क्वेश्चन इजी थे, मैं बताऊं आपको, क्वेश्चन इजी थे, आपके कॉन्सेप्ट बेसिक से क्लियर होने चाहिए, है ना? आपके क्वेश्चंस आप आराम से कर लोगे, ठीक है? कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हुए क्वेश्चन को अप्रोच करना हमेशा, है ना? परेशानी नहीं आएगी, ठीक है? हर चीज में, मतलब हर सब्जेक्ट का एक ये बेसिक सा कहानी है, क्रक्स है। अगले क्वेश्चन पे आओ, अगला क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एफिशिएंटली? हार्डी संधू रूल, हार्डी स्कल्स रूल सुना है आपने? हार्डी स्कल्स रूल, हाँ, कोएगुलेशन वाला। हार्डी संधू रूल क्या बोलता है? कि पंजाबी गाने गाओ और जनता को बेवकूफ बनाओ। हार्डी स्कल्स रूल पे आते हैं, क्या बोलता है? कि कोएगुलेशन करने के लिए अपने को जिस चार्ज का स्पीसी प्रेजेंट है उसके अपोजिट चार्ज का इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो। कोएगुलेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन तो सॉल्यूशन का होता है बेटा। प्रेसिपिटेशन और कोएगुलेशन में क्या फर्क है, चलो ये बताओ। अच्छा, ट्रू सॉल्यूशन और अपना जो कोलॉइड है उसमें क्या फर्क है? पार्टिकल साइज का है। तो जो ट्रू सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन है वही कोलॉइड्स में कोएगुलेशन है, मतलब वो प्रेसिपिटेशन है। तेरा कॉन्सेप्ट सही है। तो कोएगुलेट कराने के लिए, कोएगुलेट का मतलब क्या है? जैसे अभी इस कमरे में शेर आ जाए तो सब कहां भागोगे? शेर से सबसे दूर डिस्टेंस जो होगी वहां पे कैलकुलेट करने मत बैठना कि सर दिस इज ए, दिस इज बी, हाइपोटेन्यूस, चल जाओ उधर, ये मत करना, ठीक है? जहां जगह मिले वहां भागना। तो कोएगुलेट का मतलब यही होता है कि उसके अंदर, हाँ क्या बेटा, भाग, देख ये बंद है, आ गया वो, फिर वो मैं ले आऊंगा, वो है ना टाइम, वो पोर्टल होता है ना जो पिक्चरों में दिखाते हैं, वैसे ले आऊंगा, वो एक अलग क्वेश्चन है। चलो अपन कोएगुलेशन पे आते हैं। तो आप, कोएगुलेशन का मतलब क्या है? कि पार्टिकल्स का एक जगह पे जमा हो जाना, है ना, ठीक है? भीड़ बना के एक जगह पे सेटल हो जाना, वही प्रेसिपिटेशन वाली कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो हार्डी स्कल्स रूल्स क्या बोलता है? कि एक नेगेटिव चार्ज वाला अगर कोलॉइड है तो उसको कोएगुलेट कराने के लिए पॉजिटिव चार्ज वाला अपन इलेक्ट्रोलाइट यूज करें, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि जितना ज्यादा वैलेंसी होगा उसका, या जितना ज्यादा चार्ज होगा उस पर, उतने ही कम इलेक्ट्रोलाइट की मुझे जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हो? जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा किसका? जिस इलेक्ट्रोलाइट को मैं ऐड कर रहा हूं कोएगुलेट करवाने के लिए, तो उसका जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही कम इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होगा मुझे कोएगुलेट कराने के लिए, ठीक है? तो बेटर कौन सा रहेगा इनमें से, ऑप्शंस में से? बेसिकली ब्लड दिया हुआ है, ब्लड किस तरह का होता है? कोलॉइड, नेगेटिव, है ना, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड होता है ब्लड। उसको कोएगुलेट कराने के लिए कौन सा आयन चाहिए? पॉजिटिव। तो Na प्लस HCO3 माइनस, Na प्लस आएगा, ठीक है? Fe+3 Cl -1। तो कौन सा चाहिए? Fe+3 चाहिए, Cl -1 चाहिए? पहले तो बताओ। ब्लड है तो अपने को क्या चाहिए? Fe+3 चाहिए, क्योंकि वो कैसा कोलॉइड है? नेगेटिव है। Cl माइनस काम नहीं करेगा। Fe+2 SO4 -2, कौन सा चाहिए? पहले वाले में क्या चाहिए? Na+, है ना? और चौथा MgHCO3 होल ट्वाइस, तो Mg+2 चाहिए। इन चारों में से कौन कोएगुलेट कराएगा? चारों कराएंगे, चारों कराएंगे, है ना? क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। क्वेश्चन क्या बोलता है? कौन सा एफिशिएंटली कराएगा, है ना? लेकिन अगर ये क्वेश्चन ये बोल दे कि कौन सा कराएगा, तो सारे इलेक्ट्रोलाइट यूजफुल है टू एन एक्सटेंट। किसी का एक्सटेंट ज्यादा है, किसी का एक्सटेंट कम है, तो चारों ही चारों काम कर जाएंगे जो काम हमें करवाना है। बट एफिशिएंटली कौन कराएगा? Fe+3, ठीक है? जनरली जो मेडिकल फील्ड में यूज होता है ब्लड को, ठीक है, कोएगुलेट करने के लिए कैल्शियम यूज होता है, कैल्शियम आयन
यूज होता है। तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें कैल्शियम हो वो यूज किया जाता है मेडिकल पर्पसेस के लिए। यहाँ पे समझ में आ गया आपको? नेगेटिव चार्ज आपका कोलॉइड है तो किसको यूज करेंगे? पॉजिटिव चार्ज स्पीसी को, यानी किसको यूज करेंगे? सभी को यूज करेंगे, है ना। एफिशिएंटली कौन करेगा? जिसपे चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, चार्ज का मैग्नीट्यूड, चार्ज का, है ना, बाकी किसी प्रॉपर्टी का नहीं, चार्ज का। कितना चार्ज हो जाएगा Fe+3 पे कूलाम में? Fe+3 पे चार्ज कितना होगा कूलाम में? 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और फैराडे में 96500 से क्या करें? डिवाइड या मल्टीप्लाई? चलो बहुत बढ़िया, तो सेकंड हो जाएगा अपना, है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन, Cl2 गिविंग 2Cl, है ना। ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम की है। इक्विलिब्रियम पे क्या रहता है? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? दोनों रहते हैं। इक्वल रहते हैं, अनइक्वल रहते हैं? दोनों। ये कौन निर्धारित करता है कि इक्वल रहेंगे या अनइक्वल रहेंगे? रिएक्टेंट ज्यादा रहेगा, प्रोडक्ट ज्यादा रहेगा। इसका जजमेंट किससे होता है? किससे होता है? रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केसी या केपी? केसी या केपी? दोनों से, मतलब या तो केसी या केपी या दोनों, दोनों पे। मतलब इनको बदल दूं तो मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपनी मुट्ठी में कर सकता हूं, है ना। तो ये कैसे बदलते हैं? ये कैसे बदलते हैं? टेम्परेचर बदल दे तो ये बदल जाएगा, हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? ठीक है, टेम्परेचर बदलने पे ये बदलेगा। एंडो के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए मेरे को प्रोडक्ट चाहिए ज्यादा, क्या करूं? टेम्परेचर का है, क्यों? ये तो कंक्लूजन है। हाँ बेटा, ली चैटिलियर ने हमको बता दिया और अपन ने उसकी हेल्प ले ली? नहीं। सोचो क्या होता होगा ऐसे। ली चैटिलियर ने कुछ स्टेटमेंट दिया था अपना कि इक्विलिब्रियम ट्राइज टू चेंज बैक टू इट्स नॉर्मल कंडीशन अपॉन एन एक्सटर्नल चेंज एट इक्विलिब्रियम। ली चैटिलियर ने क्या बोला अपने को? मतलब अपने को नहीं बोला, किताबों में बोल के चला गया कि जब आप इक्विलिब्रियम कंडीशन को चेंज करने की कोशिश करोगे तो इक्विलिब्रियम अपने आप को रीचेंज करके अपनी ओरिजिनल स्टेट पे ले आएगा, है ना। तो यहाँ पे अपन केसी केपी से चेंज कर सकते हैं। एंडो के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे Cl बढ़ जाएगा। अब ये जो बोल रहा है क्वेश्चन, ये एट इक्विलिब्रियम बोल रहा है और कोई टेम्परेचर चेंज करने को नहीं बोल रहा है। केपी निकालना है अपने को, कैसे निकालेंगे? इक्वल मोल्स हैं दोनों के, केपी में मोल चाहिए या फिर प्रेशर चाहिए? प्रेशर। तो अगर Cl2 और Cl के मोल्स बराबर हैं, लेट्स से A मोल्स ऑफ दिस एंड A मोल्स ऑफ दिस, ठीक, दोनों के मोल्स क्या हैं? इक्वल है। इक्वल है तो इनका मोल फ्रैक्शन, इक्विलिब्रियम पे इसका A, उसका क्या बोलेंगे? 2A होगा ना। अगर इसका इक्विलिब्रियम पे A है तो Cl का कितना हो जाएगा? 2A हो जाएगा। 2A हो जाएगा ना यार। क्या स्टोइशियोमेट्री नहीं पढ़ी मोल कॉन्सेप्ट में? 1:2 रेशियो में है ये, 2 हो जाएगा, है ना। A एंड 2A। क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, तो क्या मानेंगे? चाहे ये 1:2 हो, 2:1 हो, 1:3 हो, 3:1 हो, कितना मोल होगा? दोनों का मोल कितना होगा बच्चा? A होगा। दोनों का मोल बराबर है तो मोल फ्रैक्शन बराबर भाई A अपॉन A प्लस A। ये मोल फ्रैक्शन कितना आया? 1/2। और उसका कितना हो गया? 1 - 1/2, क्योंकि दो ही स्पीसी प्रेजेंट है कंटेनर में, तो हाफ हाफ हो गया। हाफ हाफ हो गया तो पार्शियल प्रेशर, हाफ इंटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर गिवन है क्या? 1 atm। तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना हुआ? 1/2। और इसका क्या बोला है? केपी बोला है। केपी के लिए क्या एक्सप्रेशन यूज करेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl? स्क्वायर बाय 1/2, कितना आया? 0.5। अब एक्सप्रेशन क्या बनाना है उसका?
x इंटू 10 की पावर -1 यानी 5 इंटू 10 की पावर -1, दिस इज योर x, है ना। ये वो x है जो मैथ्स में पाया जाता है, कोई और x नहीं है ये। तो ये क्या हो गया, x का वैल्यू 5 हो गया। समझ में आ गया, क्लियर है, इजी था। अच्छा, क्वेश्चन इजी लगे होंगे आपको इस बार, मार्च में आपको क्या लगता है, इजी? एनटीए वाले 2 पेपर बनाते हैं, इजी और बहुत इजी। बहुत इजी आ चुका है, इजी आएगा, है ना, थोड़ा सा। और ऐसा नहीं आएगा कि मतलब अपनी मर्जी का मालिक है एनटीए, उनका भी दिमाग इतना नहीं है, मैं बताऊं आपको फ्रैंकली, एनटीए वालों में बुद्धि नहीं है ना। एनटीए वाले कुछ भी उठा के कुछ भी दे देते हैं, है ना। वो एक बार को एनालिसिस भी नहीं करते कि क्या करना चाहिए, कैसे देना चाहिए, किस क्वेश्चन में क्या क्या वेरिएबल्स पुट करने चाहिए। उनको पैटर्न पता है, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, बस वो पैटर्न को फॉलो करते हैं, दैट्स इट। क्वेश्चन पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करते हैं वो, है ना। तो वो देंगे, उनका लेवल सिर्फ एनसीईआरटी वाला है। मैं आपको बताऊं, ये फ्रैंक बात है, उनका लेवल सिर्फ एनसीईआरटी वाला है। जो एनटीए वाले बैठे हैं ना, ठीक है बहुत बड़े लोग हैं वो, लेकिन उनका दिमाग सिर्फ एनसीईआरटी पे ही डिपेंडेंट है। वो एनसीईआरटी को गीता मानते हैं। क्यों? तो बेटा उनकी भावना है। अच्छा, मतलब सबको खुश करना है बेटा, देश में इंजीनियर नहीं बनेंगे सबको खुश करने लग गए तो। बिल्कुल, वो तो है, पर बेटा क्या होता है, वो सोचते ही नहीं है, उनको जाना ही नहीं है, आगे सोचना ही नहीं है उनको, ठीक है। ये मिला, ये पैटर्न है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी, दैट्स इट। कहने का मतलब है आप एनसीईआरटी को साथ ही साथ लेते चलें, एनसीईआरटी को एक तरीके से अपनी नॉवल मान लें, और उसमें से क्वेश्चंस, उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो एनसीईआरटी में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन किसका है, रिडॉक्स का होगा मेरे ख्याल से, है ना। बैलेंस करना है S8BOH-, मतलब ये किस में करना है, बेसिक मीडियम में, ठीक है। कौन सा मेथड, कोई से भी मेथड से यूज कर लो। अच्छा, जनरली क्या है, 2 मेथड, जो ऑक्सीडेशन नंबर, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जो भी मेथड है ना, आप वहां पे ये मत सोचो कि कौन सा मेथड मेरे को आंसर जल्दी देगा। जनरली कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से कर लो, ठीक है, बट आपको जो जल्दी आंसर दे दे, है ना, उससे करना है आपको। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या लगाओगे, ऑक्सीडेशन नंबर, आयन इलेक्ट्रॉन, आयन इलेक्ट्रॉन से आएगा इसमें, है ना। तो लगाओ S8 किस में जा रहा है, S-2 में, और दूसरा S8 किस में जा रहा है, S2O3-2 बना रहा है ना, बेसिक मीडियम के अंदर। तो स्टेप बाय स्टेप चले, देखो S8 सबसे पहले किस में गया, S-2, 8 सल्फर है, 1 सल्फर है, 8 हो गया, 8 - 2 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन। और कुछ बचा है क्या, नहीं बचा, ये अपना इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब उठाओ, S8 किस में जा रहा है, S2O3-2, 2 सल्फर, 8 सल्फर, कितना लगाऊं यहां पे, 4। कितने ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कितना पानी, 12H2O। ऑक्सीजन बैलेंस कौन आ गया, हाइड्रोजन के लिए कितना H+, क्या लगाऊं यहां पे, लेकिन मीडियम, ठीक है ना। तो यहां पर इस स्टेज पर आप बेसिक मीडियम अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो यहां पे बैलेंस मत करना OH-, है ना। ये जो फाइनल रिएक्शन आ जाए ना आपकी, ठीक है ना, वो एक्चुअली OH- क्यों लगाते हैं, OH- क्या है बेसिकली, जैसे 24 H+ है इसके अंदर, इक्वेशन वाइज कितना H+ है, 24, तो 24 ही क्या लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, जुगाड़, जुगाड़ है वो भाई। इक्वेशन बन गई, दोनों तरफ मैंने क्या लगा दिया, अगर एसिडिक मीडियम है तो चलने दो, अगर बेसिक मीडियम है तो दोनों तरफ उतना ही नंबर ऑफ OH- लगा देंगे, दिस इज कॉल्ड जुगाड़। तो जुगाड़ के लिए अपन दोनों तरफ OH- लगाते हैं। एक्चुअल में, रियलिटी में जब ये रिएक्शन हुई होगी तो किसमें हुई होगी भाई, सल्फर ने थोड़ी बोला होगा कि भाई तू पकड़ 2 इलेक्ट्रॉन, तू मेरे को दे दे 3 इलेक्ट्रॉन। भाई आपकी रिएक्शन ऐसा थोड़ी है कि पहले ये स्टेप हुआ फिर ये स्टेप हुआ, ये हम क्या कर रहे हैं, ये तो हम चीर फाड़ कर रहे हैं उसकी, है ना। ऐसा नहीं होगा पहले H+ बना होगा फिर हमने OH- डाला होगा, ऐसा नहीं है। जनरली अपन क्या कहते हैं कि OH- अपन ऐड करते हैं, अपन क्या बोल देते हैं कि 24 H+ आ रहा है ना, तो हम यहां पे OH- क्या करेंगे, ऐड नहीं करेंगे,
वो रिएक्शन में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां पर 24H प्लस, लास्ट में क्या बचता है, चार्ज, 4 दूनी 8, 24, 24 माइनस 8 इज 16। इधर कोई चार्ज, लेफ्ट हैंड साइड में कोई चार्ज नहीं है ना, तो 16 16 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉन बैलेंस की जरूरत यहां पर अब नहीं है ना। तो कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। अब आ जाओ यहां पर, एसिड एसिड 2 एसिड, वाटर 12 वाटर, 8S माइनस 2, 4S2O3 माइनस 2 प्लस 24H प्लस। अब इसमें ये अपना फाइनल इक्वेशन हुआ तो सही, बट इसमें 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। और जो इक्वेशन मुझे क्वेश्चन में दे रखी है उसमें एक एसिड है, यहाँ पे कितना एसिड है, 2 है। तो अगर मैं इसको 2 कॉमन ले लूँ तो एसिड प्लस 6H2O गिव्स आउट 4S माइनस 2 प्लस 2S2O3 माइनस 2 प्लस 12H प्लस 12OH माइनस हेयर, 12OH माइनस हेयर, 6 वाटर, 6 वाटर से कैंसिल हुआ। तो आपका क्या आ रहा है यहां पर, क्या पूछा है उसने मुझसे, किसका पूछा है, सी। सी किसका है, कोफिशिएंट S-2 का, राइट। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 4। समझ में आया, नोट डाउन कर रहे हो हाथों हाथ, करते चलो नोट डाउन। Calculate time taken in seconds for 40% completion of first order reaction if rate constant is 3.33 into 10 की पावर माइनस 4 सेकेंड इनवर्स। अच्छा फर्स्ट ऑर्डर हटा दूं तो क्वेश्चन में से के यूनिट से पता चल जाएगा। रेट कांस्टेंट का यूनिट इज टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स किस में होता है, फर्स्ट ऑर्डर में, ठीक है। हाफ लाइफ डिपेंडेंट होता है क्या इसमें, हाफ लाइफ किस पे, कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता। हाफ लाइफ टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा क्या, हाफ लाइफ टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, होगा। टेम्परेचर चेंज करूंगा तो क्या बदलेगा, के बदलेगा तो हाफ लाइफ। मतलब यूं मान के चलो केमिस्ट्री में जहां भी कुछ कोई भी प्रोसेस दिया हुआ होता है, चाहे केमिकल प्रोसेस हो, फिजिकल प्रोसेस हो, टेम्परेचर एक ऐसा वेरिएबल है जिसको आप अगर ऐसे इमेजिन करो कि पिताजी अगर बोले बेटा पढ़ाई कर ले तो अपन नहीं करेंगे, लेकिन वही पिताजी डंडा लेकर आ जाए तो हमारा करने का मन करेगा, अचानक से है ना, स्नेह जागेगा किताबों में, ठीक है ना। तो वो स्नेह का कारण क्या बना, वो डंडा। तो टेम्परेचर जनरली यही काम करता है केमिस्ट्री में, चाहे वो कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो, केमिकल प्रोसेस हो। फिजिकल प्रोसेस में आपका हो गया वो फेज ट्रांजिशन वगैरह, और केमिकल प्रोसेस तो पता ही है आपको, ए से बी। तो क्वेश्चन बोलता है के का वैल्यू 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 सेकेंड इनवर्स है, 40% खत्म करना है। ये मैंने लिया कंटेनर, इसमें अपना 100% लेट से 100 है ना, तो परसेंटेज में दिया हुआ है। अगर इनिशियली 100 है, रिएक्ट करके कितना चला गया, 40 चला गया, तो कितना बचा, है ना, कितना बच गया। और ये कौन सी काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर, जिसका रेट कांस्टेंट क्या है 3.33 इंटू 10 की पावर माइनस 4 बोल सकते हैं। अच्छा अगर मैं ये बोलूं इसका हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसका 40% डिसोसिएशन कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन के, मानते हो, सब मानते हो, एग्री एवरीबॉडी, है ना। तो अगर मैं ये बोलूं कि 40% डिसोसिएशन जो है, क्या वो भी कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा। यहां हर परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए
इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होगा। कहने का मतलब है कि अगर इनिशियल में कुछ ले रहा हूं तो उसका 40% डिसोसिएट होने में जो समय लगेगा, अदर कंसंट्रेशन पे भी सेम काइनेटिक्स का आपका 40% जो डिसोसिएशन होगा सेम टाइम लेगा। दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू 50%, है ना। तो यहां पे कितना K 3.33 2 10 की पावर -4। तो यहां पे मैंने 100 क्यों लिया है, यहां मैंने 100 लिया है। अब 40% आप कहोगे मैं तो 1 लेके कर रहा हूं, तो आप 1 लेके करोगे तो ये कितना होगा। अगर मैं 1000 लेके करूंगा तो ये कितना होगा, अगर मैं 10,000 लेके करूंगा तो कितना होगा। टाइम सेम लगेगा, समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहां पे 100 क्यों लिया जाता है। जनरली जब भी देखना फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें अगर परसेंटेज डिसोसिएशन दिया होता है, क्योंकि परसेंटेज डिसोसिएशन इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के, समझ रहे हो। तो दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू हाफ लाइफ ओनली, दैट इज एप्लीकेबल टू एनी परसेंट ऑफ डिसोसिएशन। फर्स्ट ऑर्डर में कितना भी परसेंट डिसोसिएशन हो, सेम परसेंटेज डिसोसिएशन के लिए इनिशियली अगर आप जो भी अमाउंट ले रहे हो टाइम आपका सेम लगेगा। हाँ बेटा, नाखून खा रहा है यार तू तो क्लास में है। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, जीवन में आनंद नहीं, जीवन में आनंद 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 ही आनंद। बढ़िया, कोई परेशानी हो तो बताना, अपन देख लेंगे जो भी होगा। कोटा में पंगा नहीं लेता कोई मेरे से, बाहर ले सकता है, ठीक है ना। बाकी कोटा में कोई भी परेशानी हो रात को मत बात याद करना, बाकी कभी भी कर लेना, है ना। कोई समस्या वगैरह तो नहीं है ना। ऐसे मुझे टेंस लग रहा है तो इसलिए मैंने पूछा। आनंद है ना जीवन में, मस्त होके पढ़ाई करना बेटा, है ना, मस्त होके बिना टेंशन लिए बिना स्ट्रेस लिए। और कोई परेशानी हो पूछ लेना, है ना। हो सकता है मैं करूं मदद वो कर लूंगा, है ना, डोंट वरी। ये आ गया समझ में। तो यहां पे अगर मैं 1 ले लूं तो भी अपना आंसर सेम आएगा। तो T इज इक्वल टू 2.303 बाई K। K कितना है 3.33 इंटू 10 की पावर -4 लॉग ऑफ 100 बाय 40 60। क्यों, क्योंकि यहां पे वो आता है जो बचा है, और बचा कितना है 100 में से 40 चला गया विच इज 60, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे 1/0.6 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मैं अगर यहां पे ले लूं, अरे 2.5 मोलर ले लेता तो उसका 40% कितना होता 1, तो कितना बचता 2.5 का 40% कितना होता है 1, है ना। और 1 रिएक्ट कर गया तो बचा कितना, पुट करोगे सेम इक्वेशन आएगी, रेशियो सेम आएगा, है ना। तो इसीलिए एनी परसेंटेज डिसोसिएशन इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, राइट। चलो आ जाएगा इसके बाद आंसर निकाल लोगे, ठीक है ना। गणित आपकी अच्छी है, कर लोगे ना, बेसिक मैथमेटिक्स है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। लॉग 100 बाई 60 कितना होगा, लॉग 10 बाई 6, लॉग 5 बाई 3। लॉग 5 बाई 3 की वैल्यू गिवन है क्या, नहीं गिवन है। तो लॉग 5 माइनस लॉग 3, लॉग 5 कितना 0.70 0.699 और लॉग 3, ठीक है, क्लियर। For a chemical reaction K equilibrium is 100 at 300 Kelvin. The value of delta R G नॉट कर दो इसको। इक्विलिब्रियम बोल रहा है ना, K इक्विलिब्रियम गिवन है, मतलब अंडरस्टूड है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अगर K इक्विलिब्रियम नहीं होता तो क्या होता, Q इक्विलिब्रियम होता। और Q इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, इक्विलिब्रियम के अलावा कहीं पे भी। तो यहाँ पे K जब गिवन है तो इट इज अंडरस्टूड कि दैट इज डेल्टा G नॉट। तो डेल्टा G नॉट अपना हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और क्या पूछा है अपन से, वही पूछा है, -XR के टर्म में पूछा है। 1 atm प्रेशर है और x का वैल्यू निकालना है, ln10 को 2.3 यूज करना है, ठीक है। K इक्विलिब्रियम कितना है 100, तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q हो जाता है। क्या क्या चेंजेस आते हैं इक्विलिब्रियम पे, ये हो जाता है 0 और ये हो जाता है
के इक्विलिब्रियम के बराबर। तो यहां पे के इक्विलिब्रियम अपन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अपने को क्वेश्चन में के बोला हुआ है उसने। अगर क्यू बोलता तो क्या लेते? क्यू लेते और डेल्टा जी को जीरो कंसिडर नहीं करते, है ना। ये क्या है? अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा यहां पे? माइनस ऑफ आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम कितना गिवन है? माइनस आर टी कितना गिवन है? एल एन 100। ठीक है, मैं इसको क्या लिख रहा हूं? नेचुरल लॉग 10 का स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा तो माइनस आर इंटू 600 एल एन 10। एल एन 10 की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है यहां पे, है ना, 2.3। तो माइनस आर इंटू 600 इंटू 2.3, ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। माइनस एक्स आर के टर्म में निकालना है, ये आपका माइनस एक्स माइनस ये रहा और ये आपका r हो गया इस टर्म में। तो ये जो भी नंबर आएगा आपका x हो जाएगा। निकाल लोगे? हाँ बालक, निकालेगा? निकाल, निकालना बेटा। बस शक्तिमान है क्या? पेन पेपर उठा। बहुत मेहनत लगती है कलम चलाने में, है ना। जिंदगी का सबसे सरल काम है पढ़ना, सबसे मुश्किल काम है पढ़ाना, और वो एक कमरे में हो रहा है। सोचो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संगम हो रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉम्ब बन रहा है यहाँ पे। क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? वाह वाह वाह, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को मिला के क्या बनता है? न्यूट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन क्या बनता है मिला के? एक कप लीजिए, उसमें 1 लीटर पानी लीजिए, आधा चम्मच प्रोटॉन आधा चम्मच इलेक्ट्रॉन, क्या मिलेगा? न्यूट्रॉन मिलेगा। ऐसा कर मत देना बेटा, ग्रह ही उड़ा देगा पूरा, शहर तो छोड़। चलिए आगे बढ़े। कितना आया? 1380। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th वाला है। ठीक है, अपने को बोला है डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है CuNH3 होल 4 प्लस 2 का। 1 मिनट बेटा। हाँ, तो फटाफट फटाफट करते हैं। इसमें देखो करना क्या है, CuNH3 होल 4 प्लस 2 का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। तो CuNH3 होल 4 का डिसोसिएशन करेंगे। ठीक है, CuNH3 होल 4 प्लस 2 का डिसोसिएशन करेंगे तो Cu आयन और NH3 के फ्रेगमेंट्स निकलेंगे। यानी कि CuNH3 होल 4 प्लस 2 को डिसोसिएट जब आप करोगे Cu प्लस 2 प्लस 4NH3। देखो जो हमको K1 K2 K3 K4 दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो सब फटाफट, K1 K2 K3 K4 इन रिएक्शंस को इसी ऑर्डर में ऐड कर दोगे। अगर इन रिएक्शंस को इसी ऑर्डर में ऐड कर दोगे तो आपको ये मिलेगा Cu प्लस 2 प्लस 4NH3 गिविंग CuNH3 होल 4 प्लस 2, है ना। आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी। आपको इस रिएक्शन का K जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? K1 K2 K3 एंड K4। ये किस रिएक्शन का K है? उस रिएक्शन का K है। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है उल्टा, यानी कि उसको रिवर्स करना है। तो मैं क्या करूं, जो भी K आया है K प्राइम 1 बाय K, ये आपका आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम की एप्लीकेशन है। बताओ, जब अपन इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं कितना नेग्लेक्ट करते हैं इस चीज को कि क्या बनेगा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बनेगा रे तू, बोलते हैं ना इसको।
तो वहीं से क्वेश्चन आ गया है ना, क्लियर। तो सर क्या इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्या चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सर कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब इंपॉर्टेंट है, थोड़े थोड़े एक्सटेंट पे सब इंपॉर्टेंट है ना। तो क्वेश्चन वो उससे पूछ लिया भैया, हार्डी संधू रूल पूछ लिया अपन से, हार्डी स्कल्स रूल पूछ लिया, उसका क्वेश्चन आ गया कि ब्लड को कौन करेगा। अब आपने थ्योरी में ही पढ़ा होगा ब्लड नेगेटिव सोल होता है ना, आपने एक्सपेरिमेंट करके थोड़ी निकाला होगा कि भैया कैसे नेगेटिव सोल पता लगा, आपने पढ़ा होगा ब्लड इज अ नेगेटिव सोल, तो ब्लड नेगेटिव सोल है, तो याद आया ब्लड नेगेटिव सोल है, तभी आपने कहा कि पॉजिटिव कोएगुलेट करेगा, और जितना वैलेंट आपका पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही एफिशिएंटली करेगा। तो इस टाइप से कभी कभी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेता है। तो ये जो अप्रोच है सर इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चंस करो, क्वेश्चन के साथ अप्रोच को लिंक करते हुए चलो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, CH2Cl COOH। अच्छा एक काम करते हैं, यहां से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं अपन, है ना। चलो ऑल द बेस्ट।